काटड़े बेच बेच के फार्म हाउस आ जाते हैं, ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। आज 3 लाख की भैंस है जी है तो अब आप लोगों ये बताओ, काटड़े बेचने से फार्म हाउस आ जाते हैं, आई एग्री, बट उसके लिए भैंसे और काटड़े होने भी बहुत सारे चाहिए। आपके घर कितनी भैंसे हैं? अभी तो नहीं है, अभी तो खैर हमने वो काम बंद कर दिया है। तो पहले फार्म हाउस लेते ही काटड़े बेचने बंद कर दिए। जयप्रकाश जी उधर कलायत में जाके कह देते हैं कि अब मैं यहीं का हूँ, यहीं रहूंगा आप लोगों की सेवा में। इधर से जब आदमपुर में टपकते हो तो इधर भी वही बात बोलते हैं कि जी मैं तो आदमपुर का यहीं रहूंगा, यहीं सेवा करूंगा। तो वो डबल स्टैंड वाली बात हो जाती है। इसको एक बार मैं ज्यादा बोला क्या के फार्म हाउस काल तक काटड़े बेचदा अंड्या करदा। तो जो अभी जो नेता हैं ये तो जब राजनीति में भी नहीं थे, जब प्रधान जी उस टाइम में उनकी यूथ विंग पूरी खड़ी करी थी, जब तो कुछ भी नहीं था। और छात्र राजनीति से देवीलाल जी उनको लेके आए थे कि हमारे साथ आओ, हमें आप जैसे जुझारू नेता छात्र नेताओं की जरूरत है। लगता है कि पिछले इलेक्शन में कई लोगों के पैसे देने थे, छोड़ करके भाग गए, और एक व्यक्ति ने तो हलवाई ने स्टेज पर आकर के, कुलदीप बिश्नोई के स्टेज पर आकर के पूरे गांव के सामने अनाउंसमेंट की कि मेरे 35,000 रुपए थे और आज तक मुझे वापस नहीं मिले। क्या जवाब देंगे उस हलवाई? ऐसा जी की मगर फिर भी स्टार प्रचारों की कमी तो कांग्रेस के पास भी नहीं है। लिस्ट तो कुछ 39-40 लोगों की निकल करके आई थी, एक हुड्डा परिवार के अलावा कोई नजर नहीं आता है। खास तौर से नाम गिनवाना चाहूंगी कुमारी सैलजा, जिनके वोट बैंक यहाँ बहुत बड़ा माना जाता है, किरण चौधरी हैं जिनका वोट बैंक भी, जो जिनका नाम बड़ा माना जाता है। ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, क्यों नहीं लेकर, क्यों नहीं आया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई आदमपुर उपचुनाव लगभग सबकी नजरों में है, और इस आदमपुर उपचुनाव में एक मुद्दा बड़ा उठकर जो जोरों शोरों से सामने आया ना, वो परिवारवाद। कोई उस परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहा है, तो कोई उसे खत्म करने की कोशिश बता रहा है। खैर जो भी है, फिलहाल मैं चलिए आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं विकास जी, जो कि आदमपुर से कांग्रेस उपचुनाव के जो उम्मीदवार हैं, जेपी जी उनके बेटे हैं। सर स्वागत करती हूँ। राम राम जी, मेरी तरफ से आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं और राम रमी की राम राम। चलिए, उसके बाद सबसे पहला सवाल ये कि ये जो उपचुनाव है ना, इसे बाप बेटों का उपचुनाव जो है घोषित कर दिया गया है। चाहे बात फिर कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ से हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से हो, आप जो है बाकी पिता पुत्रों के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे नजर आते हैं, लाइमलाइट अपने पिता के साथ कम खींचते हैं। कारण क्या? कारण ये है जी, मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, और उस जो हमारे खिलाफ कैंडिडेट है उनका पुत्र है, तो उसको लाइमलाइट मिलनी लाजमी है, क्योंकि वो चुनाव में कैंडिडेट है। मैं अपने पिता के लिए काम करता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह। देखिए, ये बात दोनों तरफ है। ये बात दीपेंद्र हुड्डा की तरफ भी जाती है कि वो भी अपने पिता के बराबर की लाइमलाइट खींचते हैं, मगर तो क्या वो काम नहीं करते? नहीं, वो काम करते हैं, पर वो देखो ऐसा जी, लाइमलाइट का मतलब ये होता है कि वो हैं एमपी राज्यसभा से 3 बार के, उससे पहले लोकसभा के एमपी भी रहे हैं। और मेरी राजनीति शुरुआत हुई है अभी, मैं राजनीति में आया हूँ 1 जनवरी 2020 से मैंने अपनी ऑफिशियल शुरुआत राजनीति करी है, और कलायत में जनसभा हुई है। अभी तो शुरुआती कदम है। हाँ, शुरुआती कदम है। साधारण कार्यकर्ता की तरह मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे लाइमलाइट में भी और भी ज्यादा आएंगे। तो इसका मतलब तो ये इतना क्लोज से पहला इलेक्शन देख रहे होंगे शायद? नहीं, क्लोज से तो नहीं। काम मैंने 2009 में जब मैं ग्रेजुएशन करी थी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करी मैंने अरविंदो कॉलेज से, और उसके बाद जब हमारी छुट्टियां हुई थी तो मैंने 2009 में पहली बार वोट मांगे थे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने सीसवाड़ गांव से अपनी शुरुआत की थी वोट मांगने की। अच्छा। उसके बाद डोर टू डोर किया था मैंने बरवाड़ा में। तो मैं तो उसी धरती पे हूँ जहाँ पे मैंने शुरुआत करी थी राजनीति की। वैसे अब की बार के इलेक्शन की बात करेंगे, अब की बार क्या ड्यूटीज आपको दी गई हैं, अब क्या काम आपको सौंपा गया है? जी, मेरा काम है, क्योंकि देखो मैं यूथ हूँ, पावर है, मैं सुबह से शाम तक हांडस्कू हूँ, तो मैं डोर टू डोर कैंपेन करता हूँ 8 बजे तक। उसके बाद हम अपने अलग अलग जगह प्रोग्राम सेट करते हैं, जो साथियों में बुलाते हैं, चाहे रात को 2 बजे बुलाएं, हम उनके जाते हैं और उनको समझाते हैं अपनी नीतियों को भी, और जो हमारी बातें वो सामने रखते हैं, जिससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड भी होते हैं और हमें वादा करते हैं कि भाई इस बार तो जेपी साहब ने वोट देंगे। अच्छा, आम जनता को ना, मतलब ज़्यादा कुछ पॉलिटिकली इंटरव्यू आपका नहीं लेने वाली हूँ, बड़ा कॉमन सा। बहुत सारे कॉमन लोगों को ये लगता है कि भाई जब तक ये सर्वे चल रहे हैं, जनसभाएं चल रही हैं, तब तक आपका काम चल रहा है। जनसभाएं सारी निपटने के बाद कितनी देर तक और काम करते हैं? जनसभाएं निपटने, मैं तो जिस टाइम मैं ये कह रहा हूँ ना, हमारे कार्यकर्ता जिस समय भी मेरे को फोन करके ये कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे आ जा, या फिर वो प्रोग्राम शेड्यूल सेट होता है उस हिसाब से। रात को लास्ट प्रोग्राम कितने बजे? सोने का टाइम क्या हो जाता है? सोने का टाइम तो कभी 1:30 भी हो जाता है, कभी 2 भी हो जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तड़का 5 बजे सोऊंगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब बात कर लेते हैं उपचुनाव को लेकर कि भाई अगले 6 दिनों में 3 मुख्यमंत्री अपने अपने प्रत्याशियों के लिए यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, और तीनों मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है। क्या लगता है नुकसान किस तरीके से होने वाला है?
तीन मुख्यमंत्री, पहली बात तो चाहे तीन आए चाहे चार आए, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री थे वो तीनों पे भारी हैं। वो है, उनका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, वो उन पे सब पे भारी हैं। और दूसरे जो सब पे भारी हैं, तीन मुख्यमंत्री वो जो उनके साथ हैं, हुड्डा साहब के साथ हैं, जो वो हैं प्रधान जी जयप्रकाश जी। क्योंकि आदमपुर हल्का है, हमारा निजी हल्का है, हमने यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, 3 चुनाव हम लड़ चुके हैं। हमारी यहाँ पर टीम भी है कार्यकर्ताओं की, साथियों की, वो हमारे साथ कंधे से कंधा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए तो 3-3 मुख्यमंत्री आ रहे हैं 2 जनों के आगे। जी जी, चलिए वही मुख्यमंत्रियों की बात अलग होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात अलग हुई, मगर फिर भी स्टार प्रचारों की कमी तो कांग्रेस के पास भी नहीं है। लिस्ट तो कुछ 39-40 लोगों की निकल करके आई थी। एक हुड्डा परिवार के अलावा तो कोई नजर नहीं आता है। खास तौर से नाम गिनवाना चाहूंगी कुमारी सैलजा, जिनके वोट बैंक यहाँ बहुत बड़ा माना जाता है। किरण चौधरी हैं, जिनका वोट बैंक भी, जो जिनका नाम बड़ा माना जाता है। ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, क्यों नहीं लेकर क्यों नहीं आया जा रहा है? बस अभी तो जी ऐसा था, अभी तक त्योहार था, आज रामनवमी का त्योहार था, कल से सब नेता आएंगे यहाँ पर। और स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारक को ज्यादा ये जो काम होता है सब ग्राउंड पे काम करते हैं। सही बात तो ये है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा है, भाजपा कितने नेता हैं? उन सभी बड़े नेताओं में चंद्रमोहन बिश्नोई आएंगे क्या? स्टेज पर बैठेंगे जेपीजी के लिए? अब बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी में जो भी हर नेता बैठेगा। क्या पता, लोगों की तरफ से तो उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि चाहे कुछ भी हो, चंद्रमोहन बिश्नोई आकर के स्टेज पर नहीं बैठेंगे अपने भाई अपने भतीजे के खिलाफ। ये तो लोगों की है, अगर जो उनको नहीं बैठना होता तो अभी तक वो पार्टी छोड़ चुके होते हैं। कांग्रेस में है तो इसका मतलब वो हमारे साथ है जी। एक कैंडिडेट हैं कूड़ा नंबरदार जी, जो जिनको लेकर के हाल ही में भूपेंद्र जी ने कहा था कि हमारे पार्टी के रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, और जिनकी वजह से जो है, जिस वजह से उन्हें INLD में जाना पड़ा, उस पर क्या बयान देना चाहिए? नहीं जी, कोई रिजेक्टेड नहीं। उन्होंने अपना जो कूड़ा नंबरदार जी हैं उनका हक है, ये प्रजातंत्र है। उनको ठीक लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो वो लड़ रहे हैं। चलिए इसी सवाल में थोड़ा सा आगे जोड़ देते हूँ। अभय सिंह चौटाला ने आपके पिताजी के लिए भी कहा था कि जेपी को हमने रिजेक्ट किया था, हमारा रिजेक्टेड पीस जो है जेपी है। जेपी को रिजेक्टेड नहीं किया। जेपी ने जब इनेलो छोड़ी थी, जब इनेलो अपने जोबन पे थी, और इस इनेलो को खड़े करने वाले जब जनता दल होती थी तो जयप्रकाश जी थे, यूथ। जब तो मैं कहना नहीं चाहता, जब तो ये जो अभी जो नेता हैं ये तो जब राजनीति में भी नहीं थे, जब प्रधान जी उस टाइम में उनकी यूथ विंग पूरी खड़ी करी थी, जब तो कुछ भी नहीं था। और छात्र राजनीति से देवीलाल जी उनको लेके आए थे कि हमारे साथ आओ, हमें आप जैसे जुझारू नेता छात्र नेताओं की जरूरत है। तो वो तो जेपी जी को खुद लेके आए थे। एक बड़ा तंज भी कसा था, बोला कहाँ के फार्म हाउस काल तक काटड़े बेचदा अंड्या करदा। तो काटड़े बेचना बुरी बात, हम तो जमींदार के बाड़ा के दिक्कत की इसमें काटड़े बेचा है, मैच बेचाएंगे तो कोई खास बात नहीं है। वैसे काटड़े बेच बेच के फार्म हाउस आ जाते हैं, ये सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। आज 3 लाख की मैच है जी है, तो अब आप लोगों को बताओ, सबसे बड़ी बात है, जैसे हम ये कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। अब लक्ष्य प्लांट है, बड़ा दूध का प्लांट है, अगर जो दूध सप्लाई कर रहा है और काम कर रहा है, अमेरिका में रेंचीज हैं, तो क्या हो गया, वो फार्म हाउस नहीं खरीद सकते। आपकी बात से मैं ताल्लुकात रखती हूँ, लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछूंगी। देखिए, काटड़े बेचने से फार्म हाउस आ जाते हैं, आई एग्री, बट उसके लिए भैंसे और काटड़े होने भी बहुत सारे चाहिए। आपके घर कितनी भैंसे हैं? अभी तो नहीं है, अभी तो खैर हमने वो काम बंद कर दिया है। तो पहले फार्म हाउस लेते ही काटड़े बेचने बंद कर दिए। मैं बता तो रहा हूँ आपको, जींद हमारी डेयरी थी, वहाँ पे 250-300 भैंसे थी, 16 एकड़ हमारी वहाँ जमीन थी, मेरे चाचा जी उसे संभालते थे, तो हम काम करते थे। और ऐसा नहीं है, ये लाइफ स्टॉक का काम था। इसमें बुरी बात क्या है? या तो उनको नफरत है जो काटड़े बेचते हैं उनसे। काटड़े कौन बेचे? जमींदार बेचे, जमींदारों से नहीं नफरत है ही। ये तो बस लूट की राजनीति करी है, झूठ की राजनीति करी है। ये तो एक लिमिटेड फार्म है जिनका सुबह काम होता है निकलना, अपना गाड़ी में तेल किसी और तो डलावे। आजकल है ना, एक बड़ा चलन चला हुआ है कि लोग अपने नाम के आगे जमींदार किसान ये जरूर लगा देते हैं, लेकिन कभी ना खेत में मैंने उनको कभी घास काटते देखा, ना कभी भैंसों दूध दोहते हुए उन्हें देखा है। कि आपने या जेपी जी ने भैंसों का काम किया है क्या? कभी खेत में जाकर के कभी वो जो गुआर और जो चारा लेकर के आते हैं, लाए हैं क्या कभी? बिल्कुल जी, जयप्रकाश जी तो बिल्कुल आए हैं। मैं पढ़ाई करता था तो मैं भी जब छोटा था गांव में जाता था, तो मेरे दादाजी थे, मैं अपने मामा का जाया करता, तो हमने बरोटे भी काटे, हमने सारे काम किए। हमने दराती भी चलानी आवा, कुकर चलाऊं उसने। चलिए, अच्छा मुझे बताइए कि हमारे ना हरियाणा में खास तौर से बाप का बड़ा जबरदस्त डर होता है। मतलब एक जब फोन आ जाए ना तो डर लगता है उठाने में कि क्या बात हो गई है। तो आपके पिताजी भी इतने स्ट्रिक्ट थे क्या आपके साथ, या फिर मतलब बाकी बड़े? नहीं जी, ऐसा है, देखो ये तो इज्जत होती है, स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। हमारा ये कल्चर है कि हम अपने जो पिताजी हैं घर के कोई भी बड़े बुजुर्ग उनकी इज्जत करते हैं, डर नहीं होता है। नहीं, कल्चर तो हमारे यहाँ ये भी है। देखो, बच्चा रो रहा है ना तो उसको थप्पड़ मार के बोला जाता है रोएगा, तो वो कल्चर मैं पूछ रही हूँ कि आपके घर पे माहौल
कैसा रहा, जेपी जी का नेचर अपने बच्चों के साथ कैसा रहा? भाई जयप्रकाश जी असल में जब हम छोटे थे तो बड़ा काम करते थे हमसे। मैं हॉस्टल में चला गया था चौथी क्लास में, पर हमेशा मुझे ये रहता था कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे पापा को मेरे से शिकायत हो। तो मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता था। इज्जत होती है जी, थप्पड़ थप्पड़ तो लाग जाए, माँ बाप थप्पड़ नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा। बिल्कुल ये बात है। फिर भी मैं एक जो चीज है मुझे साफ मुझे हुई नहीं कि पिता बेटे में कैसा रिश्ता है, एक सीधा बाप बेटे वाला जो सिर्फ लिमिटेड बातें होती हैं, या दोस्तों वाला भाईचारे वाला, कैसा एक रिश्ता आप दोनों? जी बाप बेटे में तो सारी बातें होती हैं जी। बाप, अब सही बात है हमारे कल्चर में बाप बेटे में गैप हो तो गैप होना जरूरी है, वो तो इज्जत होती है। दोस्तों में हम दोस्तों वाली बात, बाबू बेटे तो थोड़ा है, बाबू बेटा दोस्त वाली बात नहीं कर सकते ना जी, है। अपने पिताजी जैसे हमारे पिताजी है वो हमें गाइडलाइन देते हैं, हम उस पर काम करते हैं, बस इसमें। चलिए, उसके बाद हाल ही में जेपी जी से मैं बात कर रही थी, मैंने एक सवाल पूछा था और विरोधियों ने कहा कि उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अच्छे खासे वोट जो है बटोर लिए, और वो सवाल ये था कि राम रहीम का क्या कनेक्शन है। जब भी उपचुनाव होता है, चुनाव होता है, पैरोल पर बाहर आकर के बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा था मैं प्रेमी हूँ, तो क्या सच में प्रेमी है या सिर्फ ये वोट बटोरने के लिए? नहीं, वोट बटोरने के लिए नहीं, प्रधान जी सच में प्रेमी है, जब तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी प्रेमी हूँ, मेरे से बड़ा कौन प्रेमी है। ये देखने वाली बात है। और सब और तो प्रेमी बनने का ढोंग करते हैं, उनके दरबार में जाके हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। और प्रधान जी को वो प्रेमी है तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं, बाबा जी ने वैसे ही आशीर्वाद दे रखे उनको। वैसे सिर्फ वो प्रेमी है, पूरा परिवार भी प्रेमी है, पूरा परिवार ही जो है अनुसरण करता है, या वो सभी अनुसरण करते हैं, पूरा परिवार अनुसरण करता है, पूरा परिवार अनुसरण करता है, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल कि काफी कहा जाता था कि जो है जयप्रकाश जी उधर कलायत में जाके कह देते हैं कि अब मैं यहीं का हूँ, यहीं रहूंगा आप लोगों की सेवा में। इधर से जब आदमपुर में टपकते हो तो इधर भी वही बात बोलते हैं कि जी मैं तो आदमपुर का यहीं रहूंगा, यहीं सेवा करूंगा। तो वो डबल स्टैंड वाली बात हो जाती है। इसको एक बार मैं चाहूंगी कि मैं बताता हूँ जी, ना तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सच्चाई है कि उस समय जब ऐसी परिस्थितियां हुई कि भाई प्रधान जी को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा, प्रधान जी कलायत गई, उस समय मैं 25 साल का नहीं था, आज मैं 25 साल का हूँ, कलायत मैं संभालूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। और ये जो जनता का प्यार था प्रधान जी की तरफ, प्रधान जी तो कहा था भाई मेरा तो आखिरी चुनाव है कलायत से, आगे विकास चुनाव लड़ेगा। पर परिस्थितियां ऐसी हुई कि जनता ने की पुकार आई कि आदमपुर से प्रधान जी दोबारा आए, और तो उस प्रकार को सुनते हुए प्रधान जी ने कहा भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, आदमपुर से की सेवा मैं करूंगा। मतलब कलायत में भी परिस्थितियां ऐसी हो गई, अब आदमपुर में परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उन्हें ना चाहते हुए चुनाव लड़ना पड़ा है। कभी भविष्य में वैसे जो है परिस्थितियां हुई तो वापस तो कलायत नहीं चले जाएंगे ना आदमपुर छोड़ के? वो मैं कह तो रहा हूँ आदमपुर में ही चुनाव लड़ेंगे। अब तो 2 जने हैं ना, पहले एक सिंगल थे प्रधान जी, अब 2 जने हैं, ठीक है। तो अब कलायत मैं संभालूंगा, आदमपुर में प्रधान जी हैं जी। उसके बाद लगातार उनके ऊपर पीछे एक बहुत जबरदस्त आरोप लगता है कि पिछले इलेक्शन में कई लोगों के पैसे देने थे, छोड़ करके भाग गए, और एक व्यक्ति ने तो हलवाई ने स्टेज पर आकर के, कुलदीप बिश्नोई के स्टेज पर आकर के पूरे गांव के सामने अनाउंसमेंट की कि मेरे 35,000 रुपए थे और आज तक मुझे वापस नहीं मिला है। क्या जवाब देंगे उस हलवाई? ऐसा जी कि कल ना मैं अपने साथियों ने कह दूं ये बात तुम कह दियो भव्य बिश्नोई मेरे तो दारू के पीछे नहीं दे गया, खाली पी गया, फिर उसका क्या इलाज है? मानते हैं कि वो जो है स्पेशली बुलवाया गया था, कुलदीप बुलवाया गया था, तो प्रोपेगेंडा है। मैंने कहा ना जी जयप्रकाश जी भारी कैंडिडेट है, अब भारी मतलब वजनदार कैंडिडेट है, लोग साथ में हैं, तो इनसे वो वजन उठ नहीं रहा, तो इसलिए अनाप शनाप के प्रचार कर रहे हैं। कल ना इन बातों का 13 साल की जो ये बात करते हैं, प्रधान जी तो रेस्ट हाउस में 3-4 साल तो लगातार रेस्ट हाउस में आदमपुर भी आते थे, बैठते थे, उसके बाद अपना सुख दुख में आते जाते थे, जब तो कोई नहीं आया। आज एकदम चुनाव आया तो नई नई बातें, तो चुनाव में चलता है। चलो ये दर्शाता है उनकी हताशा कि भाई वो चुनाव लूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। चलिए, सारे तमाम जो है विरोधी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप हमेशा ही होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए खाली आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता है, कुछ न कुछ ब्रह्मास्त्र तो सभी के पास होता है चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस का या जेपी के पूरे परिवार का या जेपी जी का ये ब्रह्मास्त्र क्या है? ये ब्रह्मास्त्र तो पूरे हमारे जो साथी हैं वही ब्रह्मास्त्र है, हमारे जो साथी मेहनत कर रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र है। चुनाव में कोई एक चीज तो होती नहीं, जब सब कार्यकर्ता मिलके और ये ठान लेते हैं, जो साथी होते हैं कि भाई इस बार हमने चुनाव जीतना है, और जो जनता है वो ये बात समझ चुकी है भाई इस बार तो चुनाव जिताना है, तो यही ब्रह्मास्त्र है। इसलिए फिर अपना ब्रह्मास्त्र यही है जी, लोग हैं ब्रह्मास्त्र। कोई चुनाव में ये नहीं होता कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ब्रह्मास्त्र तो ये होता है जो फीलिंग्स होती हैं वो किसके साथ जुड़ती है, आज की जो फीलिंग है, जो लोगों की भावनाएं हैं, तो शायद आम भाषा में हवा भी कह दिया जाता है कि भाई हवा किसकी है, वैसे कुछ। हाँ, हवा भी कह लो उसको, हवा जो चलती है ना वो लोगों से चलती है, तो वो चल पड़ी है।
कि भाई कांग्रेस को जिताना है। जो कुशासन बीजेपी का है उससे लोग तंग है। पहले तो बीजेपी को जो लोग गालियां बकते थे वो आज बीजेपी में चले गए। अब वो पहले अपनी जो पहले कही हुई बातें हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दें, उसके बाद आगे चुनाव लड़ने की सोचें। लोगों को पता है कि पर्सनल जो मतलब अपनी महत्वाकांक्षाएं थी उनको पूरा करने के लिए उनके ऊपर ये उपचुनाव थोप ही दिया गया है। उपचुनाव हमेशा होता है कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई और बात हो जाए, पर ये नहीं है कि किसी की विम्स एंड फैंसीज पे एक चुनाव हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद। तो भाई ये थे मेरे साथ विकास जी, जो कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी के बेटे हैं और पिछले कुछ समय से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। खैर एक मंच तक पहुंचने में या जो है इलेक्शन लड़ने में अभी शायद थोड़ा सा समय है, लेकिन खैर इनसे ये खट्टा मीठा एक इंटरव्यू, आगे भी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।